हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम माइक्रो फाइनेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर GS3 मेंस एज वेल एज द प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स। 2024 में 50 साल कंप्लीट हुए हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के इंडिया में, और कर्नाटका ने 2024 में ही एक इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो कंसिडरिंग दीज टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दिस टॉपिक बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर हम मीनिंग डिस्कस करेंगे। मीनिंग के अंदर हम करंट कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस वर्सेस माइक्रो क्रेडिट, ओरिजिन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड बिजनेस मॉडल्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से हमारा बेसिक फाउंडेशन डेवलप होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा अभी तक के अचीवमेंट्स क्या हैं और इस समय चैलेंजेस क्या हैं और हमारा फ्यूचर क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज, राइट। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो जब स्मॉल साइज, स्मॉल चंक्स में प्रोवाइड की जाती हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। और स्मॉल साइज में फाइनेंशियल सर्विसेज कौन लेना चाहेगा, किसके लिए दी जाएंगी? डेफिनेटली जिनका लो इनकम होता है, जिनका ट्रांजैक्शन साइज कम होगा, जिनकी इनकम कम होगी, जिनका ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उनका साइज कम होगा। राइट, सो माइक्रो फाइनेंस में इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एट माइक्रो लेवल, यानी कि लोवेस्ट लेवल पर हम इसको सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, एंड इन स्मॉल साइज, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स इसमें होते हैं, टू द लेफ्ट बिहाइंड पीपल। स्पेशली हम फोकस करते हैं उन लोगों पे जो हमारे मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से छूट गए हैं, जो हमारे जो मेन बैंक्स हैं लाइक SBI है, PNB है, उस सिस्टम में ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में स्मॉल लोन्स भी आते हैं, सेविंग्स भी आती हैं। देखिए, एक बात समझिए, जो स्मॉल लोन्स है ये सबसे बड़ी कैटेगरी है माइक्रो फाइनेंस में, क्योंकि लोन ही सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होती है एट द स्मॉल लेवल, राइट। और साथ में हम सेविंग्स भी प्रमोट कर रहे हैं, साथ में हम इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और रेमिटेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माइक्रो फाइनेंस अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जहां पर लोन भी आते हैं, सेविंग्स भी आती हैं, इंश्योरेंस भी आता है, रेमिटेंस सर्विसेज भी आती हैं, लेकिन इसमें जो स्मॉल लोन्स वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट, और ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का। तो हमारा भी जो मेजर एम्फेसिस होगा ना, वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लोन वाले एस्पेक्ट पर ही होगा। राइट, अब यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया that these services are provided to the low income group। अब लो इनकम ग्रुप का मतलब क्या है? तो इसके लिए RBI ने एक इसका मीनिंग निकाला हुआ है। लो इनकम ग्रुप का मतलब होता है when the household is having the annual income of up to ₹3 लाख। अगर हाउस होल्ड की इनकम 3 लाख रुपीस तक है, सारे लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं सब मिलाकर के पूरे साल में 3 लाख रुपए तक कमा पाते हैं, तब हम कहेंगे कि वो एक लो इनकम ग्रुप फैमिली है। और ये लोग जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये जो सारा पूरा इकोसिस्टम इसमें आता है, इसे हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। So microfinance institutions are the financial companies that provide small loans। तो ये वो कंपनी होती हैं जो स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती हैं एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज। तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और हम आगे जाके देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कई तरह के होते हैं और उसकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। राइट, और जैसे मैंने बताया था कि माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम यहां पर एक बार देख लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस इज ए ब्रॉडर टर्म। माइक्रो फाइनेंस इज ए ब्रॉडर टर्म। माइक्रो फाइनेंस एक ब्रॉडर टर्म है। माइक्रो फाइनेंस में माइक्रो लोन भी आता है, सेविंग्स भी आती हैं, इंश्योरेंस भी आता है और रेमिटेंस सर्विसेज भी आती हैं। और माइक्रो क्रेडिट यानी कि माइक्रो लोन, स्मॉल साइज लोन, राइट, इट इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस एंड इज कंसर्न विद द स्मॉल साइज लोन्स। जब हम 1 लाख रुपए तक का लोन, अप टू 1 लाख रुपीज तक का लोन देते हैं, ये हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट। और ये किसको टारगेट करेगा? स्मॉल साइज का लोन किसको चाहिए? सो इट इज मेनली फॉर द वुमेन एंड द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द रूरल एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज। तो जो हमारी लेफ्ट बिहाइंड सेक्शंस में
जैसे रूरल एरियाज हो गए, अंडर डेवलप्ड एरियाज हो गए और वुमेन्स हो गई, स्पेशली उनको हम टारगेट करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी इसके लिए? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स, मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, 3 लाख रुपीस तक का हाउस होल्ड इनकम होना चाहिए। नॉर्मली ये जो लोन होते हैं ये कोलेटरल फ्री होते हैं, राइट? इनमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। जिसको लोन दिया जा रहा है उसकी डेफिनेटली हिस्ट्री देखी जाएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि उसने पास्ट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, लेकिन हम उनसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो इट इज ए कोलेटरल फ्री लोन। इन इंडिया लोन्स बिलो ₹1 लाख आर कंसिडर्ड माइक्रो लोन्स। मैं आपको बता चुका हूं कि जो साइज ऑफ लोन होगा वो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज होगा। एक क्लाइंट को मैक्सिमम 1 लाख रुपीज दे सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए तक का लोन है तभी ये माइक्रो लोन में काउंट होगा। एक पॉइंट और भी है कि जो माइक्रो लोन है दिस इज ट्रीटेड एज PSL। PSL क्या होता है सर? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो हमारे RBI ने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज किया हुआ है। हर एक बैंक को, जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम बैंक्स हैं, उनको अपनी 40% ऑफ लोन दे हैव टू एक्सटेंड टू द प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज, और उस कैटेगरीज में से एक हमारा माइक्रो फाइनेंस भी उस कैटेगरी में इंक्लूड होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में डाल करके एक तरह से उसको प्रमोट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक वो स्मॉल साइज लोन अपने कस्टमर्स को दे सकें। ठीक है जी, तो आई होप यू गोट ए बिट क्लैरिटी। अब हम देखते हैं कि हमारे इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ पर हुआ, माइक्रो फाइनेंस का ओरिजिन कहाँ पर हुआ। तो कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन है वो बांग्लादेश में मिला। बांग्लादेश में एक बहुत ही फेमस बैंक है जिसे हम कहते हैं ग्रामीण बैंक, और ये स्टार्ट किया था मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस एक नोबेल प्राइज अवॉर्डी हैं और इनके लीडरशिप में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ग्रामीण बैंक ने ही बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, और इंडिया ने भी ये आइडिया कहीं ना कहीं वहीं से उठाया है। रिसेंटली जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ हमें करंट कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा कि आजकल न्यूज़ में क्यों है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो इस समय कर्नाटका ने रिसेंटली माइक्रो लोन स्मॉल लोन प्रिवेंशन ऑफ कोएर्सिव एक्शंस बिल पास किया था। कर्नाटका में ये देखने में आ रहा था कि स्मॉल लोन्स देने वाली जो एजेंसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस लैंडर्स जो हैं, उन्होंने काफ़ी कोएर्सिव टैक्टिक्स यूज़ की हैं। तो कर्नाटका असेंबली ने एक बिल पास किया जिसे हम कहते हैं माइक्रो लोन एंड स्मॉल लोन प्रिवेंशन ऑफ कोएर्सिव एक्शंस, ताकि कोएर्सिव एक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। और फॉर्चुनेटली एक बात बहुत बड़ी बात हुई है कि 2024 में ही सेवा बैंक के 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जो कि इंडिया का फर्स्ट MFI है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसके अलावा कुछ न्यूज़ आती रहती हैं समय समय पे कि बोरोवर सुसाइड कर रहे हैं, और जो अनरजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस एजेंट्स हैं वो कुछ एग्रेसिव रिकवरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में रहता है। और देखिए मेरा मानना ऐसा है कि ये हमारा टॉपिक मेंस 2025 और मेंस 2026 दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का जो टॉपिक होता है ये हमारे लोअर सेक्शन से बिलोंग करता है, और कहीं ना कहीं हमारे जो GS2 GS3 दोनों में ही हमारे इस तरह के एरियाज सिलेबस में कवर होते हैं। चलिए, तो हमने डिस्कस किया ओरिजिन, हमने डिस्कस किया माइक्रो फाइनेंस का मीनिंग, कुछ हमने फैक्चुअल चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं कि हमारा हिस्टोरिकली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया था 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं सेवा बैंक के, तो सेवा इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तो जो वुमेन्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड थी रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, उन्होंने मिलकर के एक वुमेन्स की एसोसिएशन बनाई जिसे हम कहते हैं सेवा। 1974 में ये हमारा स्टार्ट हुआ था, और सेवा ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हमारा ओरिजिन हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं सेवा से ही स्टार्ट हुआ है, और हमारे 50 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये एक लैंडमार्क है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1992 में नाबार्ड इज ए डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर को फाइनेंसिंग और उनके डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल रेगुलेशन करती है। तो इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मीन्स ए ग्रुप ऑफ
15 to 20 self-employed women who come together, who organize their resources, who contribute their small resources, maybe in the form of effort, in the form of skills, in the form of money also. वो सब मिल करके एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे पापड़ बनाना या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या और भी कुछ काम स्टार्ट करते हैं, और वो मिल करके साथ में बैंक में एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बैंक उनको लोन दे सकता है. तो ये जो लोन दिया जाता है और बैंक में जो अकाउंट ओपन होता है, दिस इज अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है 1992 में जो हमारी देखी गई. 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ग्राम यानी कि रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए. ओके, पर्पस था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज थ्रू फॉर्मेशन एंड स्किलिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो यहां पर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉर्म कराया, हमने एनकरेज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं और वहां पर उनको स्किल दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, ताकि वो और एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली ज़्यादा डाइवर्स सेक्टर्स में काम कर सकें. 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट किया. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बना. तो एनआरएलएम में भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया, माइक्रो लैंडिंग को प्रमोट किया. उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जहां पर हमने जीरो बैलेंस अकाउंट्स ओपन करवाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से छूट चुके हैं, वो सब लोग अपना इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं. 2014 में हमने MFI नेटवर्क को रिकॉग्नाइज किया एज SRO. इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जितने भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने आपस में मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं MFI नेटवर्क. और ये जो नेटवर्क है, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा. यानी कि जो भी इसके मेंबर्स हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना, उनके लिए रूल सेट करना, उनके लिए उनकी मॉनिटरिंग करना, और अगर कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है तो उसको करेक्ट कराना. तो MFI नेटवर्क, हमने इसको अथॉरिटी दी कि ये चाहे जा करके और सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सेल्फ रेगुलेट करें. और 2014 में, यहाँ पर छोटा सा करेक्शन है, 2014 है ये, नॉट 24. तो 2014 में हमने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस दिया बंधन बैंक को. बंधन बैंक एक बहुत हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा माइक्रो लेंडर रहा है, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने इसको बनाया, और एक तरह से इसको हमने सारी बैंकिंग फैसिलिटीज ऑपरेट करने की परमिशन दी है, ठीक है. तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है. 2015 में हमने एक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जिसे हम कहते हैं मुद्रा बैंक. और ये जो मुद्रा बैंक है, यहाँ पर हमने एक लिंक की एक स्कीम जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. यहाँ पर हमने शिशु लोन्स स्टार्ट किए. ये लोन्स स्मॉल साइज लोन्स दिए जा सकते हैं. उसके बाद हमने 2020 में नाबार्ड बिजनेस मॉडल स्कीम स्टार्ट किया, और 2022 में RBI ने हार्मोनाइज्ड रेगुलेशन सेटअप किए इस सेक्टर के लिए. तो 2022 के जो रेगुलेशंस हैं, ये इस सेक्टर में अप्लाई होते हैं. माइक्रो फाइनेंस में ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम करते हैं? तो यहाँ पर दो मॉडल हैं. देखिए, 2 मॉडल्स आर देयर. फर्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल. जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 to 20 वुमेन्स दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म ए ग्रुप एंड देन दे स्टार्ट डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टुगेदर. और वो बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, बैंक से इनको लोन मिल जाता है, बैंक से गाइडेंस मिल जाती है. तो ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम में ऐसा संभव हो पाता है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ 10 to 12 मेंबर्स, स्पेशली वुमेन हु सेव कलेक्टिवली. ये पैसे को सेव करते हैं कलेक्टिवली टू एक्सेस बैंक लोन्स थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम. सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम में ये अपने पैसे को सेव करके और ये लोग फंडिंग को यूज करते हैं. सेकंड हमारा मॉडल आता है MFI, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने पहले बताया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हों, चाहे वो NBFCs हों, सारे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इनका काम क्या होता है. तो MFIs दे प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज. तो मैं बता चुका हूँ आपको कि माइक्रो क्रेडिट सबसे बड़ा पोर्शन है इस कंपोनेंट में, लेकिन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड रेमिटेंसेस. और ये जो लोन होते हैं, जो MFIs लोन देते हैं, ये जो लोन दिए जाते हैं, दीज आर गिवन टू द जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स. जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स में दिए जाते हैं, जहाँ पर 4 to 10 इंडिविजुअल्स ये आपस में ग्रुप मिला करके और तब ये लोन लेते हैं, ठीक है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में
जो बैंक्स हैं वो एक ग्रुप को लोन दे रहे हैं वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जॉइंट लैंडिंग ग्रुप में भी एक ग्रुप को ही लोन मिल रहा है। तो ग्रुप लोन से क्या होता है ना कि ग्रुप लोन से कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है, और पीयर ग्रुप में भी प्रेशर होता है कि भाई पैसे को वापस करना है, पैसे को सही से यूज़ करना है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम जो सेल्फ हेल्प जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो कैटेगरीज हैं, तो वी कैन क्लासीफाई इनटू द 4 मेजर कैटेगरीज। द फर्स्ट इज एनबीएफसी एमएफआई। एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो देखिए, एक तो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। ये जो बैंक्स होते हैं ये फुल बैंकिंग वर्क करते हैं, यानी डिपॉजिट लेना, लोन देना, है ना। लेकिन जो एनबीएफसीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये फाइनेंशियल बिजनेस करते हैं, लेकिन ये बैंक्स नहीं होते। तो ये काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड तरीके से काम करते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये आपको चेक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लोन देना, राइट। तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एमएफआई मींस माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो दे लैंड टू द जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स। अभी हमने देखा था जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, 4 to 10 इंडिविजुअल मेंबर्स। दे रेज द फंड्स फ्रॉम द रिसोर्सेज। ये जो है बैंक से लोन लेते हैं, ये नाबार्ड के वेरियस प्रोग्राम से उनके थ्रू भी लोन रेज करते हैं, ठीक है। दे आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। एंड 80% ऑफ द माइक्रो फाइनेंस मार्केट इज सर्व्ड बाय देम। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है। एनबीएफसी जो है 80% मार्केट में इन्हीं का डोमिनेशन है। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है और 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड है। कंपनीज एक्ट एक हमारा है, 2013 एक्ट है, यहाँ पर रजिस्टर्ड है। और ये कंपनीज एक्ट में एज ए सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 का मतलब होता है कि यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां होंगी। ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं बना सकती, ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी विच इज नोन एज एनजीओ एमएफआई। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एमएफआई। तो ये सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड होते हैं, ये ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, ओके, सो दीज आर ऑल्सो ऑपरेटिंग एज अ एमएफआई। देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो विलेज लेवल पर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स को या रूरल एरियाज में लोन देते हैं। तो ये 4 कैटेगरी हैं जहां पर माइक्रो फाइनेंशियल लेंडर्स काम कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो शेयरिंग की बात करें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये तीनों मिलाकर के 60% ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एनबीएफसी 9% प्रोवाइड करते हैं। एनबीएफसी एमएफआई 30% प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई थी आपकी, 80% ऑफ फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस मार्केट। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एनबीएफसी ये वाली भी 9% और 30%, 39% ये हो गई। इसके अलावा हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल बैंक को इंक्लूड नहीं किया, ट्रेडिशनल बैंक्स को इंक्लूड नहीं किया, इसलिए वहाँ पर 80% है। वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन डेटा वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। Who regulates NBFC MFIs? तो RBI regulates NBFC MFIs. Okay. So with this we complete the basic understanding of microfinance. So now we will talk about the significance or achievements of this sector. अभी तक 50 साल हो चुके हैं, तो 50 साल में हमने क्या अचीव किया है और हमारे लिए ये सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो कंटेंट है इसको हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं या ट्रांजिशनल लाइन में लिख सकते हैं। अपने जो मेंस की आंसर राइटिंग है वहाँ पर ये चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली पहले हम कुछ फैक्ट्स वैल्यू एडिशंस देखेंगे, जहाँ से हम कुछ अपने लिए वैल्यू एडिशन कंटेंट देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू द जीडीपी इज अराउंड 2% ऑफ इंडियाज जीएवी। तो बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है कि 2% ऑफ इंडियाज जीवीए, जीवीए मीन्स ग्रोस वैल्यू एडिड। ये प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। तो इंडिया की जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूशन है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का। एम्प्लॉयमेंट इज 130 lakhs, यानी कि आप समझ सकते हो एक 13 मिलियन भी कह सकते हैं इसको। डायरेक्ट इनडायरेक्टली इतनी जॉब्स क्रिएट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव नेचर ऑफ द सेक्टर है। देन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इट सर्व्स अराउंड 15 करोड़ फैमिलीज। बहुत बड़ी बात है, देखिए 15 करोड़ फैमिलीज को इम्पैक्ट कर रहा है ना।
थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अराउंड 87% ऑफ विच आर वुमेन। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इसमें 87% जो है वो वुमेन लेड फैमिलीज हैं। और देन रीजनल कवरेज वाइज भी हम देखेंगे तो 80% कवरेज रूरल एरियाज में है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट में यहाँ से हेल्प मिल रही है हमें, और 20% अर्बन एरियाज में भी है। तो अर्बन पॉवर्टी रिमूवल में भी इस प्रोग्राम की हेल्प होगी। जेंडर वाइज भी अगर हम देखें तो 90% वो वुमेन को ही दिया जा रहा है, और इंस्टीट्यूशन वाइज हमने देखा ही है अभी रिसेंटली। अच्छा, अगर हम देखें कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट्स हैं इस प्रोग्राम के, तो सबसे पहले तो है एसेट बिल्डिंग। एसेट बिल्डिंग हो रही है लोगों की। इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल आर टेकिंग द लोन एंड दिस लोन इज फॉर इनकम जनरेटिंग एसेट्स। इनकम जनरेटिंग एसेट्स के लिए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे कैन परचेज सम लाइव स्टॉक, है ना, कोई दे कैन कंस्ट्रक्ट सम स्मॉल यूनिट फॉर द बिजनेस, है ना, कोई स्मॉल मशीन खरीद सकते हैं जहाँ से वो हैंडीक्राफ्ट्स या फिर लोकल लेवल पे कुछ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसको वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो एसेट बिल्डिंग हो रही है, लाइवलीहुड जनरेशन हो रही है, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हेल्प हो रही है, डेयरी, स्मॉल ट्रेड एंड एमएसएमई। तो एक कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ हो रही है ना, बड़े लेवल पर ग्रोथ हो रही है, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्रिवन डेवलपमेंट, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमने डिस्कस किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो एक तरह से पूरे इंडिया में ही अवेलेबल हैं, और लोकल एरियाज़ में, विलेजेस में जाकर के, काफ़ी रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर हमारे बैंक्स नहीं है, जहाँ पे हमारी अदर फाइनेंसिंग एजेंसीज नहीं है, तो वहाँ पर जाकर के हमारा डेवलपमेंट हो पा रहा है। तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ। जैसे हमने देखा कि 90% तो 80% तो रूरल में ही इसका क्रेडिट फ्लो है। तो रूरल क्रेडिट फ्लो काफ़ी है इसका, जिससे कि इनफॉर्मल सेक्टर बोरोइंग पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पर बैंक्स नहीं होते हैं वहाँ पर लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, तो वो लोग काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। वो लोग अकाउंट्स में भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो उतनी एथिकल नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों से बचने में आपको माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। माइक्रो फाइनेंसिंग के जो लोन होते हैं वो 18% से 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाते हैं, लेकिन जो मनी लेंडर्स के लोन होते हैं वो 60% टू 120% लोन मिलते हैं। देखिए, अगर हम देखें माइक्रो फाइनेंस के लोन भी अभी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही हैं, क्योंकि अगर हम मेन स्ट्रीम बैंकिंग देखें तो 10 से 12-14% तक का लोन मिल जाता है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ये लोन अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस से हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि वी आर इंक्लूडिंग दो सेक्शंस इनटू द फाइनेंशियल डोमेन विच वर अदरवाइज नॉट इंक्लूडेड। तो जैसे कि हम डाटा देख सकते हैं, कर्नाटका में ही 63 लाख यूनिक माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स हैं, ये MFIN का डेटा है। तो ये जो लोग हैं अदरवाइज फाइनेंशियल डोमेन में नहीं थे, लेकिन अब फाइनेंशियल डोमेन में आ चुके हैं, यानी कि अब ये लोग पैसा का सेव भी करते होंगे, लोन भी लेते होंगे, उसको यूज़ भी करते होंगे, EMI रिटर्न करते होंगे, इंश्योरेंस भी सर्विस यूज़ करते होंगे, पेंशन स्कीम में पैसा जमा कराते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन गया है इसके थ्रू। वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे हमने देखा कि वुमेन्स तो इसके सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हैं, और जब उनके पास पैसा आता है तो वो लोग कहीं ना कहीं उनकी वॉइस भी ज़्यादा सुनी जाती है, और वो लोग आपस में मिलकर के सारे सिस्टम को चलाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाते हैं। तो उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, वो सब डेवलप होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, सोशल मोबिलिटी आती है, यानी कि पुअर कैटेगरी से और नॉन पुअर की तरफ बढ़ना। सोशल इम्पैक्ट भी काफ़ी देखे गए हैं इसके। ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारा माइक्रो फाइनेंस सक्सेसफुल है वहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई है, मैटरनल हेल्थ इंप्रूव हुई है, और डिसीज़ कॉम्बैटिंग जो एबिलिटी है वो भी स्ट्रांग हुई है, क्योंकि न्यूट्रिशन फैसिलिटी बढ़ जाती है, हाउसिंग और हेल्थ। तो ये 3 चीज़ें होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज प्रेशर ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जब वो अच्छे से काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करते हैं, और ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं तो दे हाईलाइट द प्रॉब्लम्स विच आर एग्जिस्टिंग एट द लोएस्ट लेवल, लाइक डाउरी, एल्कोहलिज्म, है ना, ओपन डेफिकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, और दे इम्पैक्ट द पॉलिसी डिसीजंस। तो जो भी रूरल एरियाज की प्रॉब्लम होती हैं, डाउरी, एल्कोहलिज्म, ओपन डेफिकेशन, ये सब भी कहीं ना कहीं अपर लेवल पर हाईलाइट होती हैं, और जो लोग हैं वो अपनी डिमांड वहाँ पर रखते हैं। और उसके बाद पॉलिसी मेकिंग होती है, जैसे हम देखें स्वच्छ भारत अभियान हो गया, और
आपके काफ़ी सारे और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, तो ये सब में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस से not only economic capacity enhances but also social evils are reduced, political democracy gets strengthened, and we see the overall human development indicators getting improved through the microfinance। तो बहुत बड़ा रोल है, इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि सर प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं सर इस सेक्टर में। तो हम चैलेंजेस की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम्स को हम दो पार्ट में देखेंगे। एक हम देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में क्या प्रॉब्लम है, यानी कि वो अपने आप में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो बेसिकली सर्विस वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम जनरल प्रॉब्लम देखेंगे ओवरऑल सेक्टर की। सो फर्स्ट इज द प्रॉब्लम्स प्लॉगिंग द एमएफ इंस्टीट्यूशंस, राइट। एमएफ इंस्टीट्यूशंस की क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज अनरेगुलेटेड प्लेयर्स। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, रेगुलेटेड नहीं होते हैं। तो ये लोग इनफॉर्मली लोगों से कनेक्ट होते हैं और उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करते हैं, और रिकवरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से करते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, सोशली ब्लैकमेल करते हैं, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकेंडली जो रजिस्टर्ड भी हैं, कई बार वो लोग भी कहीं ना कहीं कोएर्सिव रिकवरी करते हैं। जो अनरजिस्टर्ड है वो तो करते ही करते हैं, है ना, जिससे कि हैरेसमेंट होता है, सुसाइड्स होते हैं। और ये देखा गया है कि कर्नाटका में ही 6 महीने के अंदर में 22 से 38 सुसाइडल डेथ देखी गई हैं लोन स्ट्रेस की वजह से। जब गलत तरीके से उनको प्रेशराइज किया जाएगा तो वो उतना मेंटल टॉर्चर नहीं हैंडल कर पाते, एंड दे टेक देयर ऑन लाइव्स। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो एमएफआई होते हैं अपने लोन पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करते हैं, और एक ही इंसान को कई लोग जाकर के लोन दे देते हैं बिना ये देखे कि भाई वो रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, है ना। तो मल्टीपल लोन्स आर डन, जिससे क्या होता है, डेट ट्रैप होता है। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि पीपल आर टेकिंग द लोन लिए जा रहे हैं एंड देयर इज नो आइडिया अबाउट रिकवरी कि भाई पैसा कैसे रिकवर होगा। पेमेंट करने के टाइम पे इंटरेस्ट जब पेमेंट करने की बात आती है, प्रिंसिपल रीपेमेंट करने की बात आती है, उस टाइम पे दे फेस प्रॉब्लम, राइट। और ये देखा गया है कि आरबीआई हैज नोटेड दैट ओवर 12% ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स हैड 4 और मोर एक्टिव लोन्स एज ऑफ मार्च 2024। मतलब कि 12% क्लाइंट ऐसे हैं जिनके पास 4 अलग अलग एजेंसी से लोन हैं। अब ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड क्रेडिट ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। सब लोग इंडिविजुअल लेवल पर, स्टैंड अलोन लेवल पर चेक करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री, और वो लोग अदर इंस्टीट्यूशन से चेक नहीं कर पाते। तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी आती है, दैट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड मोरेटोरियम कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपका लोन माफ कर देंगे। अब जब लोन माफ़ी की अनाउंसमेंट होती है तो फिर से क्या होता है कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते लोन माफ़ी की, या फिर जो लोग लोन रीपे कर सकते हैं वो लोग भी लोन रीपे नहीं करते। तो ओवरऑल जो कल्चर होती है वो खराब हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मोरल हाजार्ड। मोरल हाजार्ड का मतलब क्या हुआ कि द कल्चर ऑफ रीपेमेंट इज स्टॉप्ड, कल्चर ऑफ रीपेमेंट स्टॉप हो जाती है। ऐसा आसाम में देखा गया है 2021 में एमएफआई क्राइसिस कि लोन वेवर की वजह से वहां पर लोगों ने पैसा ही देना बंद कर दिया। फ्यूचर में भी वो सोचते हैं कि यार अब पैसा नहीं देंगे, अगली बार सरकार बनेगी 5 साल के बाद में फिर से माफ करा लेंगे, ठीक है। तो इससे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट होता है। उनकी जो कैपिटल होती है वो इरोड होती है, एनपीए बढ़ जाते हैं, और ओवरऑल जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि फ्यूचर में ये लोग ज़्यादा लोन नहीं देते, बहुत कोशिश हो जाते हैं लोन देने में। डेटा ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिट रिस्क। तो डेटा क्योंकि बहुत अच्छी इजीली अवेलेबल नहीं है तो क्रेडिट रिस्क इजीली असेस नहीं हो पाता, ओके। एक्सोर्बिडेंट इंटरेस्ट रेट भी, जैसे हमने देखा था कि अभी भी जो है 20 to 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट उनकी काफ़ी होती हैं। तो अभी भी आरबीआई के डेटा के हिसाब से 25 to 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एमएफआई आर द ऑपरेशनल कॉस्ट। यानी कि ये डे टू डे अफेयर्स में क्योंकि स्मॉल इंडिविजुअल्स को हैंडल करते हैं, लोन रिकवरी करने में काफ़ी मेहनत करते हैं,
तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ जाती है। अब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ने से क्या होगा, डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे और वही चीज़ आपके बोरोवर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है और बोरोवर उसकी वजह से ही बेसिकली एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। इसके अलावा जो ये MFIs होते हैं ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी होते हैं काफ़ी सारे, जैसे हमने देखा था कैटेगरीज होती हैं जैसे कि NGO होती हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हो गए है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, और ये लोग बैंक्स पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। 80% लोन जो है वो बैंक से लेते हैं, यानी कि इनकी जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है वो काफ़ी स्क्यूड है, काफ़ी लिमिटेड है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और भी है कि माइक्रो फाइनेंस का जो इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी है वो अभी डिफिकल्ट टू असेस है। हालांकि काफ़ी सारे फायदे हुए हैं माइक्रो फाइनेंस की वजह से, लेकिन पॉवर्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कितना है उसको हम जज नहीं कर पाते। तो ये भी एक सवाल क्रिएट करता है कि माइक्रो फाइनेंस का डायरेक्टली कोई पॉवर्टी से लिंक है या नहीं है। कवरेज भी अगर हम देखेंगे तो अभी उतनी कवरेज इंडिया में नहीं है। बांग्लादेश में जो कवरेज है वो 65% है, इंडिया में अभी भी सिर्फ 8% है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी होनी बाकी हैं। और जो कवरेज भी है ना उसमें भी रीजनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए डेटा, इस डेटा में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कवरेज कहाँ पर है, ईस्टर्न रीजन में और सदर्न रीजन में, राइट। और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ रीजन में, सेंट्रल रीजन में, वेस्टर्न रीजन में कवरेज बहुत कम है। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में दो जगह पे ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। हमें इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, नॉर्थ में, सेंट्रल में, नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न एरियाज़ में। इसके अलावा देखा गया है कि जो लोन है दिस इज़ बीइंग मिसयूज्ड, है ना। लोन जो है नॉर्मली ये जो गाइडलाइन होती है वो ये होता है कि 70 to 75% जो लोन है वो इनकम जनरेटिंग एसेट के लिए होना चाहिए। बाकी लोन आप नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट यानी कि अपने कंजम्पशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि लोग लोन लेकर के पहले वो प्रॉमिस करते हैं कि हम इनकम जनरेटिंग पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं और बाद में उस लोन को वो कहीं और यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। अब सर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। सोल्यूशन में हम लोग एक जनरल डिस्कशन भी देखेंगे कि जनरली क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि मालेगांव कमेटी ने क्या बोला है, कर्नाटका बिल ने क्या बोला है, और क्या केस स्टडीज़ हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। सो we can divide these suggestions into multiple categories: the overall suggestions, Maligam committee, Karnataka bill and case studies. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल क्या हम सजेशंस दे सकते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोएर्सिव स्टेप्स है, तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन की ज़रूरत है ना, और डेटा सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है ना। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर सजेशन में बात करने वाले हैं। तो सजेशंस में वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल MFIs शुड फॉलो RBI's फेयर प्रैक्टिसेस कोड एंड कंट्रोल द अनरजिस्टर्ड लेंडर्स। अनरजिस्टर्ड लेंडर्स को तो एकदम मतलब रेड करनी है, अनरजिस्टर्ड लेंडर्स को खत्म करना है, और ये बहुत अच्छा काम किया है कर्नाटका वाले बिल ने। कर्नाटका वाले बिल ने बोला है कि जो अनरजिस्टर्ड लेंडर्स ने पैसा लोन पे दिया हुआ है उसकी रिकवरी नहीं होगी, यानी कि जो पैसा अनरजिस्टर्ड लेंडर्स ने दे दिया उनको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि वो लोग भी मार्केट से गायब हो जाएंगे और जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी डिसइंसेंटिव हो जाएगा, जिससे कि ओनली रजिस्टर्ड लोग ही इस मार्केट में काम कर पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। नाउ ग्रीवेंस रेड्रेसल, तो लोकल लेवल पर अगर किसी भी बोरोवर के साथ में कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है, उनके साथ में कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, तो दे शुड बी एबल टू गेट टू सम लोकल ओम्बड्समैन सो दैट देयर प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। जैसे हमने बताया था कि क्रेडिट की इंफॉर्मेशन अभी स्कैटर्ड है, जिसकी वजह से मल्टीपल लैंडर्स एक ही क्लाइंट को लोन दे देते हैं। तो हमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना होगा सो दैट देयर इज नो ओवर लैंडिंग एंड बोरोवर इज नॉट ओवर एक्सपोज्ड, बोरोवर जो है वो डेट ट्रैप में ना फंसे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें फैलानी होगी ताकि जो बोरोवर्स हैं वो ज़्यादा लोन ना लें, और अगर लोन ले तो उसको सही से यूज़ करें, है ना। लोन को वो एक इनकम की तरह ना मान के चलें, ये नहीं माने कि भाई लोन ले लिया तो मेरा पैसा हो गया, ये वो पैसा वापस भी करना है, और उस पैसे को अगर आपने लिया है तो उसको आपको इनकम जनरेटिंग एसेट में, जहाँ सर आप
अपनी रेगुलर इनकम बढ़ा सकें वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। रीपेमेंट के बारे में उनको जानकारी देनी है, लीगल प्रोटेक्शंस के बारे में जानकारी देनी है कि अगर आपसे कोई गलत रिकवरी करता है, अगर आपसे कोई गलत डिमांड करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट मांगता है, समय से पहले पैसा मांगता है, कोई ब्लैकमेलिंग करता है, तो आपके राइट्स भी हैं। ठीक है, तो हमें उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट रेट ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, और हम इंसेंटिवाइज करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मॉडरेट रहे, है ना। एथिकल लेंडिंग प्रैक्टिसेस होने चाहिए, जब आप लोन दे रहे हैं तो उस समय पे आप एथिक्स फॉलो करें। सोशल परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ एमएफआई होनी चाहिए कि जिस एमएफआई ने की वजह से सोशली इंप्रूवमेंट हुआ है उस एमएफआई को हम प्रमोट करेंगे। एंड कम्युनिटी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा गया है 2011 के बाद बेसिकली हुआ क्या था कि आंध्र प्रदेश 2011 में आंध्र प्रदेश में एमएफएन क्राइसिस हुआ था, तो उसके बाद में हम कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश ने जो है वो अपने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की है और बोरोवर राइट्स भी प्रोटेक्ट किए हैं। इसके साथ साथ में हम एक काम और भी कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल यूपीआई हो गया है, तो हम एक मुफ्त लोन ना दे करके हम उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब हुआ कि हम उनको दे सकते हैं कि भाई आपके पास मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का या मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ की लिमिट है, जब आपको ज़रूरत होगी उस समय आप पैसा निकाल लीजिए, सारा पैसा मत निकालिए, क्योंकि सारा पैसा निकालोगे सारे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे ढंग से। सारा पैसा खर्च भी कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी आप खर्च कर दोगे उसको। आप उतना ही पैसा निकालिए जितना पैसा आपको ज़रूरत है। यू हैव टू विड्रॉ ओनली दैट मच ऑफ मनी विच यू एक्चुअली नीड, सो दिस can be done with the help of the technology, right? Then we have to work on some expansion of product range, innovative product, नए product हम launch कराएं, फंडिंग सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कराया जाए और आउटरीच को एक्सपैंड कराया जाए। ओके, सो ये सब चीज़ें एमएफआई सेक्टर्स को करनी चाहिए। अब आते हैं मालेगाम कमेटी। मालेगाम कमेटी 2010 में आई थी और 2011-12 में इनकी रिकमेंडेशंस को हमने पब्लिश भी किया था और इसको हम एक स्टैंडर्ड की तरह मान के चलते हैं। तो मालेगाम कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए थे, वो हम देख लेते हैं। मालेगाम कमेटी ने बताया था कि सबसे पहले तो जो एमएफआईज होते हैं दे शुड बी अलाउड ओनली 3 चार्जेस, द प्रोसेसिंग फीस, द इंटरेस्ट एंड एक्चुअल इंश्योरेंस कॉस्ट। तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की कॉस्ट ना ऐड करें, सिर्फ 3 ही खर्चे ऐड करेंगे। प्रोसेसिंग कॉस्ट जो कि मैक्सिमम 1% होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट होगी और एक्चुअल इंश्योरेंस कॉस्ट होगी। जब लोन दिया जाता है ना तो बैंक इंश्योरेंस भी करता है उसका। सेकेंडली, जो लोन होंगे वो अनसिक्योर्ड होंगे, यानी कोलेटरल नहीं लिया जाएगा। वैसे भी हम कह रहे हैं कोलेटरल फ्री लोन होते हैं। और एक अपर लिमिट होगी लोन की, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कितना भी लोन दे सकता है, ठीक है। जैसे अभी अपर लिमिट 1 लाख रुपीज़ है। जो रीपेमेंट है ना, जो मंथली रीपेमेंट शेड्यूल है वो ऐसा होना चाहिए कि जो उनकी मंथली इनकम है, बोरोवर की मंथली इनकम है, उसके मैक्सिमम 50% के दायरे में ही आए। यानी कि सपोज इनकम उनकी है 50,000, उनकी इनकम है सपोज 20,000 रुपीज़ पर मंथ, तो उनका जो ईएमआई है मैक्सिमम 10,000 होना चाहिए ताकि उनके ऊपर रिकवरी का पेमेंट का प्रेशर ना पड़े ज़्यादा। एटलीस्ट 75% ऑफ लोन मस्ट बी फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोन शुड बी गिवन फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी सो दैट दे कैन यूज द लोन वेरी प्रोडक्टिवली। Emphasized consumer protection, transparency and grievance redressal mechanism। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को भी हम एम्फेसाइज करें। नाउ कमिंग टू कर्नाटका। कर्नाटका का जो बिल है, जो ऑर्डिनेंस है, इसमें क्या कहा गया है, ये 2024 में आया है और ये काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले तो जो एमएफआईज होंगे दे विल बी रजिस्टरिंग देमसेल्व्स, उनको रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। कोलेटरल कलेक्शन नहीं हो सकता। हर एक एमएफआई को लोकल एरिया में ऑफिस खोलना होगा। और ये देखिए, डिस्चार्ज ऑफ लोन्स ऑलरेडी एडवांस्ड बाय अनरजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो जो अनरजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ना, उनका लोन रिपेमेंट का चक्कर खत्म, उनको लोन रिपेमेंट नहीं होगा, ठीक है। उनका कोई यहाँ पर हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक्स और एनबीएफसीज को एग्जेम्प्ट किया गया है क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसीज दे आर ऑलरेडी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। लोन ऑफ बोरोवर्स फ्रॉम वुलनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे विल बी फुल्ली डिस्चार्ज्ड। देन बोरोवर्स टू बी इशूड लोन कार्ड्स विद कंप्लीट डिटेल्स। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हर एक बोरोवर को एक लोन कार्ड दिया जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब उन पर सब कुछ लिखा रहेगा इसमें। बाद में उसको एज ए रेफरेंस यूज किया जा सकता है। और
एथिकल और कोएर्सिव प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जा सकता है। ऑल कम्युनिकेशन शुड बी इन द कन्नड़, यानी कि लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे कि लोकल के लोग जो है वो चीज़ों को समझ सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में लिख दिया आपने, हिंदी में लिख दिया और लोकल की लैंग्वेज कुछ और है, जिससे कि कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्रमोट होती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी डिस्प्लेड एट ऑल MFI ऑफिस, जितने भी MFI ऑफिस हैं सब जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्ले होना चाहिए। नो पुलिस ऑफिसर शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर ए केस, किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि वो कोई भी केस मना कर सके, यानी कि अगर उनके पास कोई कोएर्सिव लैंडिंग वाला केस आया है तो उनको वो रजिस्टर करना होगा और उनको वो FIR फाइल करनी होगी। पेनल्टी इंक्लूड्स 5 लाख फाइन एंड अप टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 5 लाख रुपए तक का फाइन और 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट लगाई जा सकती है। तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है कर्नाटका में देखेंगे तो। अब सवाल आता है कि सर कुछ केस स्टडीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए, तो 2 केस स्टडी है, आपने सुना भी होगा पहले, काफ़ी फेमस केस स्टडीज़ हैं। फर्स्ट इज़ कुदुम्बश्री। तो कुदुम्बश्री में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। ये केरला की इंपॉर्टेंट स्कीम है जहाँ पर माइक्रो क्रेडिट है, एंटरप्रेन्योरशिप है और एम्पावरमेंट है। तो कुदुम्बश्री एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जहाँ पर सब कुछ पेमेंट, सैलरी वगैरह की, स्टाफ की सबकी पेमेंट गवर्नमेंट करती है, और इसके साथ साथ में अनपेड वॉलंटियर्स भी होते हैं, जो वॉलंटियर्स अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो कुदुम्बश्री मॉडल को भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं बाकी स्टेट्स में। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं महिला आर्थिक विकास महामंडल। ये जो कॉन्सेप्ट है महिला आर्थिक विकास, महिला का मतलब वुमेन, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, विकास मीन्स डेवलपमेंट, महामंडल मीन्स इट्स अ बिग एसोसिएशन। तो दीज पीपल दे आर कमिंग टुगेदर एंड वो क्या करते हैं कि कम्युनिटी मैनेज्ड रिसोर्स सेंटर ओपन करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो माविम के अंडर में किया जाता है, जहाँ से फाइनेंशियल और लाइवलीहुड सर्विसेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट की जाती है, प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो माविम मॉडल जो है हमारा, ये यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑन द एंटायर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, और आई होप कि आपको बेसिक से लेकर के और एडवांस तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।